हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम और आज की अपनी जो क्लास है वो बायोलॉजी के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड पर है। किस पर है फ्रेंड्स? ब्लड पे, यानी कि जिसे रुधिर भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक पर दो वीडियोज बनेंगी। एक में ब्लड, उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस, यानी पूरी तरह से ब्लड कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में और उसकी वंशागति यानी उसके इनहेरिटेंस के बारे में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा छोटा सा, RH फैक्टर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ब्लड हमारा दो वीडियोज में कंप्लीट होगा। ये पहली वीडियो है। एक तरह से वीडियो देखने के बाद आपके ब्लड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने लग जाएंगे। बस एक तरह से ब्लड ग्रुप और इसके इनहेरिटेंस यानी वंशागति कैसे होती है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप की। तो इस तरीके से बस यही टॉपिक बचेगा जो दूसरी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें करके अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ब्लड, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्लड को हिंदी में रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं और इसके अलावा खून भी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में खून ही कहा जाता है, लोग खून कहते हैं। और इसके अध्ययन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी, यानी ब्लड के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अगर पूछे कोई बायोलॉजी की वह शाखा जिसके तहत हम रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, हेमेटोलॉजी कहलाती है। और जो इसका अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए, ब्लड है क्या? ब्लड एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ है, हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में ही तो होता है। और क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब फ्रेंड्स, टिश्यू किसे कहते हैं? समान कोशिकाओं को, यानी सेम कोशिकाओं को। ऐसी कोशिकाएं, ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो, ऐसी कोशिकाओं के ग्रुप को ही टिश्यू कहा जाता है। ठीक है ना। हमारी बॉडी में एक तरह से मेनली 4 तरह के टिश्यू होते हैं, जिनमें हम एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा ब्लड कनेक्टिव वाला टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब जिसमें सेल एक दूसरे से कनेक्ट हो, ठीक है ना, तो उस टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। हमारा बोन, हमारा लिगामेंट्स, हमारा ब्लड और हमारा टेंडन, ठीक है ना, ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो अभी समझ में आया आपको? फ्लूइड का मतलब क्या है? तरल, लिक्विड पार्ट में। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब एक तरह से कनेक्टिव टाइप का होता है, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो हमारा ब्लड क्या कैसा है फ्रेंड्स? फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी पता चला ब्लड क्या है हमारी बॉडी में? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हो गया। अभी इसकी विस्कोसिटी देख लेते हैं। विस्कोसिटी का क्या मतलब है? श्यानता, ठीक है ना, गाढ़ापन। तो वो होती है फ्रेंड्स 5 टाइम मोर देन वाटर, यानी हमारा ब्लड जो है पानी की तुलना में, शुद्ध पानी की तुलना में 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्लियर। अब देखिए टेस्ट, एक एक लाइन को याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि एग्जाम में ऐसे आता है ऐसे आता है। अगर एग्जाम में पूछे विस्कोसिटी कितनी होती है तो 5 टाइम मोर देन वाटर। ब्लड क्या है हमारा? तो एक फ्लूइड है जो कैसा, कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। अब देखिए, अगर पूछे टेस्ट क्या होता है तो हमारे ब्लड का टेस्ट साल्टी होता है, मतलब खारा टाइप का, ठीक है ना। अब देखिए, अब पीएच भी पूछता है। पीएच हमारा होता है ब्लड का, फ्रेंड्स हमारे ब्लड का 7.3 से 7.5, एक मिनट मार्क कर ले लूँ, 7.3 से 7.5, यानी बहुत मामूली बेसिक क्षारीय होता है। pH 7 न्यूट्रल, pH 7 से नीचे एसिडिक, pH 7 से ऊपर बेसिक। तो कैसा है? pH 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आंशिक रूप से बेसिक है, यानी बहुत मामूली बेसिक होता है हमारा ब्लड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का नेचर बेसिक, टेस्ट सॉल्टी, ठीक है ना। और विस्कोसिटी 5 टाइम मोर देन प्योर वाटर, ठीक है ना। और ओपेक होता है। ओपेक इन नेचर का मतलब क्या होता है? कि अपारदर्शी होता है। हम ब्लड के इस पार से उस पार तक नहीं देख सकते। जैसे पानी होता है, पानी पारदर्शी होता है, लेकिन ब्लड क्या है हमारा? ओपेक होता है, ठीक है ना, अपारदर्शी। अब देखिए, अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट, एक्चुअली अमाउंट ब्लड की ना फीमेल में अलग होती है, मेल में अलग होती है, लेकिन इसका बॉडी परसेंट के हिसाब से सब में बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, 5 to 6 लीटर होती है, 5 to 6 लीटर अमाउंट होती है ब्लड की मेल में। फीमेल में होती है 4 से 5 लीटर, यानी एक ऐसा मेल जिसकी एक तरह से आप कह लीजिए कि बॉडी लगभग 70 किलो की है, उसमें 5 से 6 लीटर तक होगा, यानी कि 7 से 8%। और इसकी परसेंटेज में मात्रा, अगर फ्रैक्शन में मात्रा पूछे तो बॉडी का 1/13, ठीक है ना, 1/13, ठीक है ना, वेट होता है, ठीक है ना, 1/13 कह लीजिए। तो 1/13 हिस्सा ब्लड होता है बॉडी का वजन में, ठीक है ना। यानी अगर 13 किलो का आदमी है तो 1 किलो उसकी बॉडी में ब्लड होगा। क्लियर हो गया। वुमेन में इस मात्रा कितनी होती है?
से 5 लीटर वुमेन महिलाओं में। एक्चुअली महिलाओं में ये कम नहीं है, बस उनका बॉडी वेट कम होता है तो उस रिस्पेक्ट में 4 से 5 लीटर हो जाता है। तो क्लियर होगा, क्लियर हो गई ये सारी बातें। तो ये तो ब्लड की एक तरह से जनरल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करा। अब देखते हैं कुछ नॉर्मल बातें जो ब्लड के लिए ब्लड से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो पहले देखिए ब्लड प्रेशर देखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। बीपी शॉर्ट फॉर्म है। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जिस प्रेशर के साथ, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, ये साथ सही से लिखा नहीं है, जिस प्रेशर के साथ ब्लड आर्टरी में फ्लो होता है। एक्चुअली देखिए क्या होता है, अगर आप जब पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो एक ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, दूसरा क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। पौधों में भी ऐसे होता है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। जाइलम फ्लोएम सुना होगा ना, खैर उसकी बात अलग है। ऐसे ही मेन में होता है क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। मतलब क्लोज वेस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड आपकी नसों में होकर बहे। नसों में होकर जब बहता है तो उसे क्लोज वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में मेनली 2 तरह की नसें होती हैं। एक ब्लड को शरीर से, हृदय से यानी हार्ट से पार्ट तक, बॉडी के अन्य पार्ट तक ले जाने वाली, और फिर बॉडी अन्य पार्ट से हार्ट तक ले जाने वाली, जिनमें ब्लड प्रेशर किसमें मेजर होता है? बॉडी के जो ब्लड को ले जाती है, ठीक है ना, यानी आर्टरी में। यानी 1 मिनट के लिए सुनिए ध्यान से कि वह प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है, किसमें? आर्टरी में, यानी हृदय से जो ब्लड ले जा रही है उसमें जो प्रेशर होता है ब्लड द्वारा, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसको किससे नापते हैं फ्रेंड्स? स्फिग्मोमैनोमीटर से। इस यंत्र का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ब्लड को किससे नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। ब्लड प्रेशर क्या है? जिस प्रेशर के साथ ब्लड आर्टरी में बहे वही ब्लड प्रेशर है। किससे नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर? तो 120 से 80 mm/Hg होता है। 120 से 80 mm/Hg तक होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये जब भी देगा, दोनों साथ में देगा, तो 120 से 80 mm/Hg। ऐसा इसका सिस्टोल डिस्टोल वाला प्रोसेस है, तो अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा डीप में हो जाएगा। तो अभी आप याद रखिए कि 120 और 80 mm/Hg ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ब्लड बैंक के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है इससे। देखिए मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी बातों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट लेवल तक पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं चीज़ें रिलेवेंट हो, मतलब जितना हमें चाहिए उतना हो पूरा, और उनका लेवल हमारे एग्जाम के लेवल तक हो। जितना हमारे लेवल में, हमारे एग्जाम में जो लेवल होता है उस हिसाब तक हमें चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो देखिए ब्लड बैंक के बारे में जान लेते हैं। ब्लड बैंक आप लोग जानते होंगे, जहाँ से ब्लड लिया जाता है कभी कभी इमरजेंसी में, उसे ब्लड बैंक मतलब कहते हैं। तो देखिए शहर में होता है, लोग डोनेट भी करते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड किस टेम्परेचर पर रखा जाता है पूछता है, तो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर किया जाता है। कितने समय के लिए किया जाता है? 1 मंथ, यानी 1 महीने तक ब्लड को स्टोर किया जाता है 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद ब्लड खराब हो जाता है। अच्छा आपने देखा होगा कि ब्लड बाहर निकालते ही जम जाता है, जैसे हमें चोट लगी, ब्लड बाहर निकला, जम गया। लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं जमता? क्योंकि वहाँ पर साइट्रेट, ऑक्जेलेट और EDTA, याद रखिएगा ये EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो साइट्रेट, ऑक्जेलेट और EDTA जैसे केमिकल कंपाउंड डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण ब्लड नहीं जमता, ठीक है ना, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमता, ठीक है। तो देखिए अब एक बात और याद रखिएगा, ब्लड, इसके कारण तो ब्लड बैंक में नहीं जमता, इन तीनों के कारण ब्लड बैंक में नहीं जमता। हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता? तो वो है हिपैरिन। हिपैरिन नामक का प्रोटीन होता है, जिसको कौन बनाता है? लीवर बनाता है, और बेसोफिल्स, एक मिनट, बेसोफिल्स ये रहा। अभी बेसोफिल्स क्या है आगे बता रहा हूँ, एक प्रकार की WBC है, आगे आप क्लियर हो जाएगा। तो बेसोफिल्स का भी बस नाम याद रखिए। तो हिपैरिन जो है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम ब्लड हमारे शरीर में जमता नहीं है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोटीन है। किसके द्वारा बनाया जाता है? लीवर और बेसोफिल्स के द्वारा, और शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे लगता है इसमें से कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। अब चलिए देखते हैं ब्लड के केमिकल कंपोजिशन मतलब ब्लड के केमिकल कंपोजिशन मतलब ब्लड किन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखिए
ब्लड मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ब्लड के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पस्यूल्स, यानी कि जिसे हिंदू में रुधिराण कहते हैं। फ्रेंड्स ज़्यादातर नाम मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश में आपको याद रखना भी आराम देगा, मतलब एक तरह से अच्छा रहेगा, और इसके अलावा इंग्लिश में ही आपको एग्जाम में पूछता भी है और चीज़ें देता भी है। अगर ये हिपैरिन को पूछेगा ना तो हिपैरिन का हिंदी इंग्लिश दोनों नाम हिपैरिन ही है, प्लाज्मा का हिंदी इंग्लिश दोनों नाम प्लाज्मा ही है। ब्लड कार्पस्यूल्स को थोड़ा हिंदी में रुधिराण कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कार्पस्यूल्स कहते हैं, तो लिख दिया है मैंने दोनों को, तो आप देख ही सकते हैं। बाकी ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल सी बातें हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर को हिंदी या इंग्लिश दोनों में स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये बस इंग्लिश में लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है। क्लियर। तो देखिए ब्लड किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्यूल्स। ब्लड के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्यूल्स। अब प्लाज्मा क्या है, ब्लड कार्पस्यूल्स क्या है, इसका बेहद अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। मैं कहूँ ये क्या है तो आप कहोगे कि ये इंक है। सपोज कीजिए ये रेड कलर की इंक है, वैसे तो है ब्लैक लेकिन रेड कलर की भी मार्कर की इंक आती है, तो सपोज कीजिए ये रेड कलर की इंक है। अगर मैं पूछूँ इसकी ये किस फॉर्म में है तो आप कहेंगे ये लिक्विड फॉर्म में है। क्यों लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि इसमें पानी जैसा कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बनाऊँ, अगर मैं कहूँ ये इंक लिक्विड फॉर्म में है ना, जैसे देखिए इंक है, ध्यान से देखिएगा, समझाने के लिए एकदम बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसमें वाटर जैसा कुछ है और ये कलर दे रही है, रेड कलर की है। क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ कलर डाला हो गया, कलरफुल मटेरियल होगा, ठीक है ना। तो कलरफुल मटेरियल है प्लस वाटर है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है और कलरफुल मटेरियल की वजह से रंगीन है, यानी लाल कलर की है। तो समझ आया आपको। ऐसे ही है हमारा ब्लड, ध्यान दीजिएगा, हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। और हमारे ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, ब्लड कार्पस्यूल्स। हालांकि ब्लड कार्पस्यूल्स में जो मेन है वो आरबीसी है, आरबीसी की वजह से लाल होता है, अभी बताऊंगा अच्छे से। लेकिन ब्लड लाल आरबीसी की, ब्लड कार्पस्यूल्स यानी रुधिराण की वजह से होता है और प्लाज्मा की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तभी हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करता है आसानी से। तो ठीक है ना। तो ब्लड के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पस्यूल्स यानी कि रुधिराण। ये प्लाज्मा क्या है, यानी प्लाज्मा ब्लड का वाटर वाला पार्ट, ब्लड का वाटर वाला पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। अब इसके जनरल बातें जान लेते हैं प्लाज्मा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछती हैं। प्लाज्मा कलरलेस होता है। वाटर कैसा होता है, कलरलेस। तो प्लाज्मा भी तो हमारे पानी का वाटर ही है, वाटर वाला पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा भी क्या होता है, कलरलेस, ठीक है ना। हमारे ब्लड का कितना हिस्सा बनाता है, 55%। 60 तो मत जानिएगा, 55% एग्जाम में देगा तो 55%, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में 55% ही ऑप्शन देगा, लेकिन कई बार 55 से 60% भी ऑप्शन देता है। एक्चुअली क्या है, प्लाज्मा की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो मतलब बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार कभी घट कभी बढ़ जाती है, तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, एकदम एग्जैक्ट नहीं। तो 55 से 60% हमारे बॉडी में टोटल ब्लड का होता है प्लाज्मा में, मेनली 55 ही एग्जाम में देता है। तो आप याद रखिएगा कि 55%, और वैसे 55 से 60% होता है, थोड़ा बहुत घट बढ़ के। तो ब्लड यानी प्लाज्मा कितना बनाता है, ब्लड का कितना हिस्सा बनाता है, 55 से 60%। यानी हमारे ब्लड में 55 से 60% पानी होता है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है ना। अब इस प्लाज्मा की केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्लाज्मा जो है 55 से 60% टोटल ब्लड का बनाता है, लेकिन खुद कैसे बना होता है, तो प्लाज्मा में होता है 90% वाटर, ठीक है ना। वाटर कितना होता है, 90%। इसके अलावा 10% साल्ट, अदर न्यूट्रिएंट्स, यूरिया और हार्मोन होते हैं। जैसे मैं कहूँ प्लाज्मा हमारे ब्लड का वाटर वाला पार्ट, ठीक है ना, यानी पानी वाला हिस्सा प्लाज्मा हो गया। और प्लाज्मा किन दो चीज़ों से मिला है, प्लाज्मा बना है 90% प्लाज्मा में पानी होता है, इसके अलावा 10% कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स, साल्ट्स और यूरिया, हार्मोन्स, ये सब होते हैं। यूरिया क्योंकि हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरिया है, वो भी होता है, ठीक है ना। तो यूरिया भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, यूरिया, न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपने खाया, जो कुछ भी खाते हैं आप, आपकी बॉडी में शुगर, इसके अलावा एमिनो एसिड, ये सब प्लाज्मा में ही घुल के बॉडी के एक पार्ट से, मतलब अमाशय से, स्टमक से होकर अन्य पार्ट में, बॉडी के ब्रेन में और भी जो पार्ट हैं, हैंड में, लेग में, मसल्स में, ठीक है ना, इसी प्लाज्मा में डिजॉल्व होके पहुंचते हैं। तो क्लियर हुआ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई ना, कि प्लाज्मा में 90% वाटर और साल्ट प्लस अदर न्यूट्रिएंट्स प्लस यूरिया प्लस
हार्मोन्स भी होता है, हार्मोन समझ रहे हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाला एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। नेचर में ये स्टेरॉयड भी होते हैं, प्रोटीन के भी बने होते हैं, ठीक है ना। हार्मोन के बारे में बताऊंगा, तो हार्मोन आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, तो हार्मोन भी इसी प्लाज्मा में ही घुला होता है। क्लियर हो गया। तो प्लाज्मा किससे बना होता है, 90% वाटर और 10% अदर, ये जो मैंने बात करी। अब देखिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन घुला होता है, जैसे मैंने कहा अदर न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी मिला होता है, उस प्रोटीन को लीवर बनाता है। कौन बनाता है, लीवर। यानी प्लाज्मा में जो प्रोटीन घुला होता है उसे लीवर बनाता है। क्या कौन बनाता है फ्रेंड्स, लीवर। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में घुले प्रोटीन को कौन बनाता है फ्रेंड्स, लीवर। अब ये देखिए इनमें से 3 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एल्बुमिन, पहला है फ्रेंड्स एल्बुमिन। एल्बुमिन का क्या काम होता है फ्रेंड्स, रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब, वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, एल्बुमिन के द्वारा। क्लियर हो गया। तो अगर पूछे एल्बुमिन क्या करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। इस एल्बुमिन कहाँ पर पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। क्लियर हो गया, इतनी बातें एल्बुमिन के बारे में पूरा। अब देखिए दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ये यू अच्छे से बना लें। अब देखिए इम्यूनो से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका लेन देन कुछ हद तक इम्यूनिटी से है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र से, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी हेल्प मौजूदगी में वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। सपोज कीजिए थोड़ी सी चोट लगी आपको, ब्लड बाहर आएगा। अब इन्वायरमेंट में जो वायरस और बैक्टीरिया हैं अटैक करेंगे आपकी बॉडी पर, अब उस वाउंड पे जहाँ पर घाव हुआ है, अब ऐसी दशा में उस वायरस और बैक्टीरिया का मरना जरूरी है, नहीं तो वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है वो एंटीबॉडी बना देता है, यानी एक ऐसी प्रोटीन बना देता है जिसकी उपस्थिति में वायरस और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्ट एज एंटीबॉडी, किसको किल करता है, वायरस और बैक्टीरिया जो फॉरेनर होते हैं, मतलब अलग से हमारे बॉडी में नहीं होते, वो बाहर से आते हैं जब वाउंड लगता है। तो क्लियर हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन बनाता है, लीवर में। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन अलग है और फाइब्रिनोजन अलग है, दोनों को मैंने इसलिए एक साथ में लिख दिया है क्योंकि दोनों एक साथ आपको लिखे मिलेंगे जहाँ मिलेंगे, और दोनों का काम ही एक है, वो है ब्लड क्लॉटिंग। जब चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, तो किन प्रोटीन की वजह से जमता है, ऐसे पूछेगा कि ब्लड किस प्रोटीन की उपस्थिति में बाहर जमता है, यानी घाव के ऊपर जमता है, तो आपको याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये क्या है, ये दोनों प्रोटीन हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। किसमें होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में घुले होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये तीनों प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, आप देखेंगे पानी में घुलने वाले प्रोटीन हैं, और ये ग्लोबुलर होते हैं, एक तरह से नेचर में गोला, मतलब इनकी शेप जो होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है ना। तो देखिए ब्लड का क्लॉटिंग का काम कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड के क्लॉटिंग का काम करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है कि ब्लड की क्लॉटिंग का काम तभी हो पाएगा जब कैल्शियम तत्व आपके ब्लड में होगा, ठीक है ना। यानी कैल्शियम प्लस आयन, मतलब कैल्शियम आयन, ठीक है ना, आपके ब्लड में होगा, तभी ब्लड की क्लॉटिंग आपके वाउंड पर हो पाएगी। मतलब कोई भी हो, ब्लड की क्लॉटिंग किस एलिमेंट की वजह से होती है, तो कैल्शियम एलिमेंट की वजह से होती है, और किस प्रोटीन की वजह से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एक्चुअली फ्रेंड्स अगर मैं पूरा बताऊं तो ब्लड क्लॉटिंग की एक प्रोसेस है जो कि मतलब अलग अलग थ्योरियाँ भी हैं इस पर, अगर आप पूरा जानने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और वो ज़रूरी है मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। हमारे लिए सिर्फ इतना जानना है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की प्रोटीन की उपस्थिति में ब्लड की क्लॉटिंग होती है, और जिसमें हेल्प करता है कैल्शियम आयन, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया, कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लियर, इतनी सारी बातें। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ब्लड में मैंने बताया यूरिया होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लड में कभी कभी यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि लोग डायलिसिस करवाते हैं, सुना होगा ना। तो डायलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है, उसी ब्लड में जब उनकी किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करवाते वक्त इसी यूरिया को उनके ब्लड से जो ज़्यादा मात्रा हो जाती है उसे अलग किया जाता है। तो ब्लड में यूरिया की अधिकता से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, यूरेमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड है, उसकी उपस्थिति में अधिकता से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन।
तो इतना याद रखिएगा, यूरेमिया से, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल से हाइपरटेंशन नामक रोग होता है जब ये ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे प्लाज्मा फ्रेंड्स, पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा आई होप प्लाज्मा। अब देखिए प्लाज्मा के कुछ कार्य हैं, हालांकि कार्य बहुत इंपॉर्टेंट तो एक तरह से नहीं है, मतलब बहुत मैं नहीं कह सकता कि एकदम इन्हें स्किप कर दिया जाए, आप जान ही जाएंगे कि प्लाज्मा का ये काम है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे हाँ ये काम तो प्लाज्मा का ही होगा। जैसे मैं कहूँ हमारी हड्डियों का क्या काम है, तो आप कहोगे शरीर को मजबूती देना, आकार प्रदान करना, चलने में हेल्प करना, ये सब तो कॉमन सी बातें हैं, हर कोई जान जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की क्या बात है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, मैंने मेंशन करा है, स्किप नहीं करा है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। भाई आप जानते हैं प्लाज्मा लिक्विड वाला पार्ट है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो साल्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, यूरिया है, हार्मोन्स हैं, ये प्लाज्मा में ही घुल के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। तो ये तो आपको मतलब क्लियर हो गया। दूसरा वाटर बैलेंस। भाई पानी खुद है, मैंने कहा 55 से 60% तक टोटल ब्लड का होता है, तो वाटर बैलेंस भी तो करेगा, ठीक है ना। वाटर बैलेंस का काम भी प्लाज्मा करता है। इसके अलावा पीएच को रेगुलेट करता है, अगर ये साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो इस हिसाब से उसका पीएच भी रेगुलेट होता है। साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी तो पीएच भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि साल्ट एक तरह से क्या है, थोड़ा सा बेसिक मन ला देते हैं, ठीक है ना। तो पीएच को रेगुलेट करता है प्लाज्मा। इसके अलावा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। भाई वाटर वाला पार्ट है तो टेम्परेचर को तो रेगुलेट करेगा, पानी का काम ताप का नियंत्रण करना तो होता ही है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये हो गए प्लाज्मा के कार्य। तो आई होप तो फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी ब्लड के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, ब्लड कार्पसूल्स यानी रुधिराणुओं के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लड कार्पसूल्स के बारे में। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो चलिए फ्रेंड्स ब्लड कार्पसूल्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है ब्लड कार्पसूल्स, ठीक है ना, ब्लड कार्पसूल्स। इससे पहले प्लाज्मा के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कितना होता है 55 से 60%। अब ब्लड कार्पसूल्स की बात होती है। ब्लड के दो कंपोनेंट, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसूल्स। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बारी है ब्लड कार्पसूल्स के बारे में पढ़ने की। ब्लड कार्पसूल्स को हिंदी में रुधिराणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रुधिराणु, ठीक है ना, रुधिराणु। अब एक बात याद रखिएगा, ब्लड कैप्सूल्स ब्लड में कितना होता है 40 से 45%। प्लाज्मा 55 से 60 था, तो ये कितना बचेगा, रिमेनिंग यही होगा, तो लगभग 40 से 45% इसकी मात्रा होती है। मेनली अगर पूछे तो 45 पे टिक कीजिएगा कि ब्लड कैप्सूल्स की मात्रा कितनी होती है, 45%। ये नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी बहुत घट बढ़ के 40 से 45 के बीच हो जाती है, ठीक है ना। इस वैल्यू को हेमाटोक्रिट वैल्यू कहते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके ब्लड में ब्लड कार्पसूल्स कितनी है यानी रुधिराणु कितने हैं, इस मात्रा को हेमाटोक्रिट वैल्यू कहा जाता है। यानी जैसे 45% है तो आपका हेमाटोक्रिट वैल्यू कितना हुआ 45%, ठीक है ना। तो ब्लड कार्पसूल्स की जो मात्रा होती है परसेंटेज में, वही हेमाटोक्रिट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ब्लड कार्पसूल्स के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड कार्पसूल्स 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते ही होंगे लगभग, मतलब ये बात कॉमन है कि ब्लड कार्पसूल्स के बारे में हर कोई जानता है। कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखिए ब्लड प्लेटलेट्स ये रहा, यानी ब्लड कार्पसूल्स में 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। 3 तरह की सेल से मिलकर ब्लड कार्पसूल्स बना होता है, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। अभी पहली जो सेल हम देखते हैं वो है आरबीसी, जिसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसूल्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहते हैं। इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, जो मेन नाम यही है एक तरह से फ्रेंड्स, इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रेड ब्लड कार्पसूल्स कहिए, शॉर्ट फॉर्म आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट्स। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या और इसका क्या फंक्शन होता है और इसके बारे में क्या क्या जानना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। जैसे हमारे शरीर की जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हो गई, जैसे जांघ की हड्डी हो गई, यहाँ भुजाओं की हड्डियाँ हो गई, जो हड्डियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, उनके बीच वाला पार्ट खोखला होता है, यानी बीच में वो हड्डियाँ, जैसे बांस नहीं होता बम्बू, बीच में खोखला, वैसे ही हड्डियाँ बीच में खोखली होती हैं और उन पर एक टिश्यू भरा होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोन मैरो। उसी बोन मैरो से इस आरबीसी का निर्माण होता है। तो क्लियर हो गया, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। अब देखिए, रेड कलर की होती है आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है भी बता रहे हैं
याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेड कलर की होती है और इसी के कारण पूरे ब्लड का रंग लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या इतने ज़्यादा होती है ना ब्लड में कि ये पूरे ब्लड को रेड कर देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा रेड कलर जो है ब्लड वाला ये इसी आरबीसी के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए अब स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, साइज में ऐसे गोलाकार कुछ इस टाइप की। ठीक है ना, तो अब देखिए प्लेट लाइक होती है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो रेड, स्फेरिकल और प्लेट लाइक। बाइकनकेव मतलब फ्रेंड्स उभयावतल और बाइकनकेव होती है। आपने डाबर हाजमोला वाली गोली देखी है? बाइकनकेव मतलब बाइकनकेव को हिंदी में उभयावतल कहते हैं, मतलब किनारों पे फूली और बीच में पिचकी हुई। तो किनारों पर फूली और बीच में पिचकी हुई कुछ संरचना इसकी होती है। ये ऐसे कुछ ए ऐसे होगी और ये वाला पार्ट बीच में पिचका सा होगा ऐसे, और ठीक है दिख रहा होगा आपको अच्छे से, तो ऐसे ही होती है। तो आपको पता चल गया कि रेड स्फेरिकल प्लेट लाइक, जैसे प्लेट की संरचना होती है कुछ ऐसे ही, और बीच में पिचकी हुई जैसे डाबर हाजमोला की गोली होती है कुछ उस टाइप की। और बाइकनकेव इसीलिए उसे कहते हैं क्योंकि उभयावतल होती है। अब देखिए न्यूक्लियस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अक्सर पूछता है। मेन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे आरबीसी में नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बता रहे हैं। इसके अलावा अदर सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है ER, राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, मतलब कॉमन नेम है। देखिए न्यूक्लियस के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब एब्सेंट होते हैं। यानी हर तरह के सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका को जो मेंटेन रखने के लिए जरूरी होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? ताकि देखिए सपोज कीजिए ये एक सेल है, अगर इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम भर दें, सपोज कीजिए ये केंद्रक हो गया, ऐसे लगा, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा दिया, ठीक है ना, और ये गाल्जी बॉडी हो गई और ये ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो गया, तो अगर हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगी, इसमें तो जगह बचेगी नहीं। लेकिन हमें एक बात पता है, आप जानते होंगे अच्छे से, मुझे पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। अब बताइए अगर जगह नहीं बचेगी तो हीमोग्लोबिन भरा कहाँ जाएगा। यही वजह है कि इसके अंदर किसी प्रकार कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, बल्कि पूरी जगह पे हीमोग्लोबिन के पिगमेंट भरे होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन के अणु भरे होते हैं, हीमोग्लोबिन अणु भरा होता है। ठीक है, अब इसी हीमोग्लोबिन अणु के कारण इसका रंग लाल होता है। तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया ना? अभी हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सारे तरह के सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेन जो क्वेश्चन पूछता है वो न्यूक्लियस पर पूछता है कि हमारी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है या नहीं, तो ऑप्शन है नहीं। क्लियर? अब देखिए लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लाइफ टाइम क्या होती है। तो 120 से 127 दिन तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 120 से 127 दिन तक इसकी लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद ये कोशिका मर जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। और इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 55 लाख पर ml। मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी हमारे 1 ml ब्लड में आरबीसी की लगभग 55 लाख सेलें होती हैं, मतलब 55 लाख कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं 1 ml ब्लड में आरबीसी की। ठीक है ना? तो देखिए और आरबीसी की संख्या, यानी हमारे 1 ml ब्लड में आरबीसी कितना है, कितनी संख्या में है, इसको जिस यंत्र से नापते हैं उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर। तो मेजर्ड बाय लिखा है यहाँ पे हीमोसाइटोमीटर कितनी होती है? 55 लाख पर ml में किससे नापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से। अब नेक्स्ट है आरबीसी का कलर, मैंने भी आपको बताया था कि रेड होता है, क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। तो देखिए आरबीसी रेड कलर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग रेड हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट है जो आरबीसी को मतलब रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो कि 2 प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बना होता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक हीम और एक ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन वाला पार्ट है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड है जिसमें हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके हीमोग्लोबिन नामक कंपाउंड को बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही आरबीसी में होता है। इसकी काफ़ी संख्या, करोड़ों में एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है ना? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के होने की वजह से इसका रंग लाल होता है फ्रेंड्स। तो ये हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? हीम
प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन, इसको ग्लोबिन लिख देते हैं लेकिन ग्लोबुलिन पूरा वो है, ठीक है ना। ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन की जगह पे ग्लोबिन तक ही लिख देते हैं। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन और हिम। हिम एक पिगमेंट है आयरन युक्त वाला, ठीक है। तो ये देखिए फिर ध्यान से समझिए, ये जो हिम है इसमें आयरन होता है, ये आयरन युक्त एक पिगमेंट है। यही इसी आयरन से ऑक्सीजन बाइंड होती है। हमारे हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके सेल तक ले जाना। तो हीमोग्लोबिन की एक अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु यानी 4O2 जुड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ना, ये याद रखिएगा 4O2। तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हिम एक पिगमेंट है जिसमें आयरन होता है और प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन, संयुक्त रूप से यानी कंबाइंड फॉर्म में हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, हीमोग्लोबिन में हिम क्या है? रेड पिगमेंट है जिसमें आयरन होता है। क्लियर? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अब देखिए, इसको भी स्किप कीजिए, इसको भी बाद में बताते हैं। फिर इधर देखिए, ये वाला जरूरी है पहले। आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? एनीमिया। यानी अगर आरबीसी की संख्या 55 लाख पर ml से कम हो जाए तो एनीमिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है ना, जिसके शरीर में कम होगा। और अधिक हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। मतलब अगर इसकी संख्या 55 लाख से ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, 55 लाख पर ml उस मनुष्य में होता है जो मतलब एक तरह से नॉर्मल जगह पे होता है, मतलब पृथ्वी तल पे होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और ये संख्या 55 लाख आदमी के शरीर में, तो मतलब मेल में। फीमेल की इस संख्या थोड़ी सी कम होती है। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि इसकी संख्या 55 लाख पर ml होती है। हालांकि ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से इसकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ेगी तभी तो ऑक्सीजन भले ही कम हो लेकिन बाइंड अच्छे से हो पाएगा ना। आरबीसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बाइंड कर लेगी, क्योंकि ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस से नीचे रहती है। तो अब समझ आ गया आपको ना। अब फिर अब देखिए, आरबीसी की कमी से एनीमिया, अधिकता से पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी का काम क्या है फ्रेंड्स? मेन काम है इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वहन करना, कैरी करना फेफड़ों से, फिर हार्ट में, फिर पूरी बॉडी में, मतलब हार्ट से लेके बॉडी के अन्य पार्ट तक ऑक्सीजन को ले जाना, फिर वहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद बने कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय तक लाना, फिर हृदय से फेफड़े तक ले जाना, फिर फेफड़े से वही कार्बन डाइऑक्साइड हम लिबरेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना यानी कैरी करना, ठीक है। तो इतना आपको फंक्शन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, आरबीसी का नष्ट होना हीमोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हीमोलिसिस। यानी आरबीसी हमारे शरीर में नष्ट हो रही है जिस प्रोसेस के तहत, उस प्रोसेस को हीमोलिसिस कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहले जानिए, स्प्लीन के बारे में कम ही लोगों को पता होता है। स्प्लीन एक तरह का ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में लेफ्ट पार्ट मतलब इस तरफ, ठीक है ना, जहाँ हार्ट होता है, हार्ट के और नीचे आप जाएंगे तो वहीं पर लगभग 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी एक स्ट्रक्चर होती है पैंक्रियास के ठीक पीछे एकदम लगी होती है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये हमारी बॉडी में होता है पैंक्रियास ना, ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर होती है पत्ती की तरह पैंक्रियास, तो इसके ठीक पीछे ऐसे एक स्ट्रक्चर लगी होगी जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स स्प्लीन, जो 5 इंच लगभग लंबी और 3 इंच लगभग चौड़ी होती है। तो 5 इंच लंबी 3 इंच चौड़ी एक स्ट्रक्चर होती है जिसे स्प्लीन कहा जाता है। तो इसी स्प्लीन में आरबीसी जाके नष्ट हो जाती है, लगभग 120 से 127वें दिन हर आरबीसी नष्ट होती है, ठीक है ना। तो स्प्लीन को इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब जहाँ नष्ट हो जाए। और तो और स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे किस अंग को यानी किस ऑर्गन को बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा, स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है। अब आप समझ रहे होंगे प्योर इम्प्योर का क्या मतलब है। प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना प्योर ब्लड क्या होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ये रिस्पायरेशन का टॉपिक है, अच्छे से मैं वहाँ समझाऊंगा। अभी के लिए याद रखिए कि प्योर ब्लड जिसमें O2 से जिसमें हीमोग्लोबिन O2 से रिएक्ट हो। तो क्लियर हो गया। तो स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें आरबीसी के बारे में समझ में आई होंगी।
अब देखिए WBC के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। WBC को नॉर्मली ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। शॉर्ट फॉर्म है WBC, पूरा इसे फुल फॉर्म एक तरह से वाइट ब्लड सेल, इसका कलर वाइट होता है एक तरह से, तो इसीलिए वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। और इसको जो इसका जो मेन नाम है एक तरह से ल्यूकोसाइट्स है, वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, WBC भी कहते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ये भी बोन मैरो में, ये भी बोन मैरो में। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कुछ हद तक लीवर में होता है और स्प्लीन अभी आपको मैंने बताया, तो इसका थोड़ा बहुत पार्ट लीवर में भी बन जाता है और स्प्लीन में भी बन जाता है। तो समझ में आया होगा कि बोन मैरो और स्प्लीन में और लीवर में बनता है। अब ये देखिए ये अमीबॉयड होती है। अमीबॉयड का मतलब अमीबा के समान इनकी संरचना होती है। एक तरह से इसकी संरचना फिक्स नहीं होती। आप पढ़ेंगे तो अमीबा की भी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, वो जैसा चाहे वैसा लुढ़क के हो जाए। जैसे आपने क्या है, आपने च्युइंगम खाया, उसको खींच के चाहे जैसे कर दीजिए, उस हिसाब से एडजस्ट होता है। उसी हिसाब से अमीबा भी होता है, अपनी साइज को चेंज करता रहता है। और आपकी WBC का साइज भी लगभग चेंज ही होता रहता है ज़रूरत के अनुसार। तो याद रखिएगा अमीबॉयड इन नेचर होता है। और याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है। तीनों WBC में सबसे बड़ी यही होती है, अभी मैं बता रहा हूँ उसको अलग से। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें तो न्यूक्लियस एब्सेंट था, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसकी नंबर कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 5000 से 9000, यानी 5000 से 9000 पर ml होती है। यानी हमारे 1 ml ब्लड में RBC की कितनी, WBC की कितनी संख्या होगी? 5000 से 9000। इसकी लाइफ कितनी होती है फ्रेंड्स? 2 से 4 दिन, यानी 2 से 4 दिन तक ये जिंदा रहती हैं कोशिकाएं। इसकी संख्या कम होने पर ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? ल्यूकोपीनिया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या कम से क्या होता है और संख्या ज्यादा से क्या होता है? संख्या कम होने से ल्यूकोपीनिया और संख्या ज्यादा होने से ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, तो ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस आपको समझ में आया। अब एक बात मैं और बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि WBC संख्या में बढ़ी, लेकिन अभी इतनी बढ़ी है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसकी संख्या को घटाया जा सकता है, तो ऐसी दशा को ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से WBC की संख्या इस तरह से शरीर में बढ़ने लगे कि उसके बनने की घटना को कंट्रोल ही नहीं किया जा सके, यानी बॉडी में बहुत तेज़ी से बनने लगे और उसको रोका ना जा सके, तो एक तरह का कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ल्यूकेमिया क्या है? एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें WB की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और उसको रोका नहीं जा सकता और ऐसी दशा में पेशेंट की डेथ मतलब मृत्यु तय है कुछ दिन में। तो ल्यूकेमिया आपको समझ में आया होगा। अब इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो है हमारे शरीर को रोगों से बचाना। रोग जो होते हैं, जो डिजीज होती है, जो बीमारियां होती हैं, जो वायरस से या बैक्टीरिया से हमारे शरीर में आती हैं, उनको ये WBC नष्ट कर देता है। मतलब अगर जैसे सपोज कीजिए कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो ये WBC क्या करेंगी? उसको नष्ट कर देंगी। तो हमारे शरीर को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? बैक्टीरिया, वायरस और रोगों से हमारे शरीर को बचाती हैं। अब देखिए एक्चुअली में मेन बात यह है कि WBC 5 तरह की कोशिकाओं का एक संगठन है। मतलब 5 तरह की कोशिकाएं मिलकर WBC का पूरा निर्माण करते हैं। यानी WBC के तहत 5 तरह की कोशिकाएं आती हैं। पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है लिम्फोसाइट, तीसरी है मोनोसाइट, चौथी है इओसिनोफिल्स और पांचवी है बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स चौथी और पांचवी हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, 60 से 70% तक WBC का यही वाला हिस्सा बनाती है न्यूट्रोफिल्स। और लिम्फोसाइट्स जो है फ्रेंड्स, ये 20 से 40% तक बनाती हैं हिस्सा। और इसके अलावा इनका जो काम होता है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो लिम्फोसाइट बनाता है, जो कि एक तरह का वो WBC है। और एंटीबॉडी क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति में वायरस और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़ी होती हैं। यानी अगर 5 सेल्स में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो वो मोनोसाइट्स हो जाता है। इसके अलावा 2 और हैं, इओसिनोफिल्स और पांचवी है बेसोफिल्स। ये वही बेसोफिल्स है जिसको मैंने अभी बताया ना कुछ मिनट पहले, जिसमें हिपैरिन होता है। मास्ट कोशिकाओं द्वारा बना हिपैरिन इसी बेसोफिल्स में स्टोर रहता है। और वो हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है, स्कंदित होने से रोकता है, ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरी में, वेन में। तो क्लियर हो गया इतनी सारी बातें? याद रखिएगा। फिर से देखिए,
5 तरह की कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती हैं संख्या में, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती हैं। ये एक बातें जो क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है, मैंने सबको लिख दिया है। इसके अलावा 2 और होती हैं, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम होती है। क्लियर? तो ये रहा WBC। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और सारी बातें क्वेश्चन वाइज है, मतलब इन हर एक बात, मतलब हर एक लाइन पर क्वेश्चन बनता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे ब्लड वाले चैप्टर से, तो आपको पता होगा। अब देखिए ब्लड प्लेटलेट्स यानी तीसरी सेल। मैंने बताया ना आपको कि रुधिराणु यानी ब्लड का 3 तरह की सेल से मिलकर बना होता है। तो अब ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि तीसरी तरह की सेल जो है उसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा इनके तीनों के एक नाम, RBC को इरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है ना? तो थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स को कहा जाता है। अब याद रखिएगा इधर कि ये प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स, यानी ये सिर्फ स्तनधारियों में होती है, यानी ऐसे जानवर में होती हैं जो मिल्क प्रोडक्टिव होते हैं, जिनमें दूध, मतलब एक तरह से दूध वाले जानवरों में होती हैं। मतलब मैमल्स का मतलब ही होता है फ्रेंड्स मैमल, यानी आप जब देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में एक क्लास आएगा लास्ट में मैमल वर्टिब्रेट का, तो उसी मैमल्स में ये होती हैं। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं और एवीज होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं, उसमें इनकी जगह पे एक स्पेशल सेल होती है जिसको स्पिंडल सेल कहा जाता है। तर्कनुमा होती हैं तो उन्हें स्पिंडल सेल कहा जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स किस में होती हैं? सिर्फ मैमल्स में होती हैं। और ये याद रखिएगा कि इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस सिर्फ किस में होता है? वाइट ब्लड सेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस वाला पार्ट, याद रखिएगा। तो इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। और इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 2.5 लाख पर ml, यानी 1 ml ब्लड में इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख के करीब में होती है। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए इधर, और इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? 3 से 5 दिन तक होती है। और ये किस में हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में, यानी हमारे ब्लड में जब हमें चोट लगती है, ब्लड बाहर निकलता है, तो जो घाव बनता है उसके ऊपर आकर ये ब्लड प्लेटलेट्स एक तरह से इस मतलब स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जाल टाइप का संरचना बना लेती हैं, जिससे ब्लड प्लेटलेट्स उस घाव को रोक देती हैं, मतलब एक तरह से उसमें से खून नहीं निकलता। तो क्लियर हो गया ना? याद रखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये सिर्फ मैमल्स में होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और 2.5 लाख की संख्या में होती है पर ml। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 5 दिन की होती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एक बात इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेंगू बीमारी में इनकी संख्या कम हो जाती है, यानी जब डेंगू की बीमारी हो जाए, मच्छर वाली डेंगू, तो उसमें इनकी संख्या, डॉक्टर कहता है कि इनको डेंगू है, इनमें प्लेटलेट्स की कमी है, आपने सुना भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसकी संख्या कम हो जाती है। तो ये रहा पूरा फ्रेंड्स, ये रुधिराणु के बारे में आपको अच्छे से पूरी बातें समझ में आई होंगी, यानी ब्लड कैप्सूल्स के बारे में। अब इसको मैं बता दूं अच्छे से, अभी मैंने नहीं बताया इसको। देखिए नंबर और साइज, ये अलग अलग बातें हो गई। संख्या में सबसे ज़्यादा RBC होता है और सबसे कम WBC होता है और प्लेटलेट्स मिडिल में होता है। यानी अगर संख्या की बात करें तो संख्या में सबसे ज़्यादा, अगर 1 ml ब्लड ले उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? RBC की, उसके बाद प्लेटलेट्स की, उसके बाद WBC की। क्लियर? अब देखिए साइज में सबसे बड़ी WBC होती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, उसके बाद RBC होती हैं। तो तीनों बातें आपको क्लियर हो गई? ठीक है ना? यानी नंबर और साइज का जो एक तरह से रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर नंबर में सबसे ज़्यादा RBC है तो साइज में सबसे बड़ी WBC होती है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स, आई होप। तो ये वीडियो मतलब एक तरह से फ्रेंड्स मैंने लगभग सारी बातों को पढ़ा दिया है, सबको बता दिया है सब कुछ। तो आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हर बात यहाँ पर जो मैंने बताई है आपको एग्जाम रिलेवेंट है, ना ही मैंने बहुत एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड करा है, ना ही मैंने कोई ऐसी चीज़ स्किप करी है जिससे आपका क्वेश्चन स्किप हो जाए, यानी आंसर ना बन पाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।